मध्य प्रदेश में कुछ ही दिनों बाद मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं के द्वारा अब अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी दौरा तेज कर दिया गया है। लगातार नेता अब अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच हम आपको एक ऐसे नेता से मिलवा रहे हैं जो कि चुनाव लड़ने के लिए जनसंपर्क नहीं कर रहे हैं और ना तो चुनाव लड़ने के लिए जन समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। संपर्क खबर की चुनाव यात्रा लगातार जारी है और इसी चुनाव यात्रा में हमारी मुलाकात हुई मध्य प्रदेश के नवगठित जिला मऊगंज के कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता राममणि द्विवेदी से। राममणि द्विवेदी के द्वारा साफ तौर पर यह बताया गया कि वह लगातार मऊगंज विधानसभा में जनसंपर्क कर रहे हैं और आज हमसे बात करने के लिए राममणि द्विवेदी संपर्क खबर के स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए हम राममणि द्विवेदी से बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार आप सभी को। सर सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपका शुरुआती जीवन कैसा रहा। शुरुआती जीवन ऐसा है कि हमारा बहुत संघर्षपूर्ण रहा। हमारे पिताजी जो थे वो किसानी करते थे, किसानी के माध्यम से ही हमारा पालन पोषण हुआ। मैं गौरी क्षेत्र हरदिया ग्राम का रहने वाला हूँ। हमारा जीवन संघर्षपूर्ण रहा जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, और उन्हीं किसानी के बल पे हम 3 भाई और एक बहन हमारी थी, उनकी सबकी परवरिश हुई और हमारे 2 भाई पढ़ते गए उसी किसानी की उससे और हम पीछे रहे। लेकिन उसी किसानी के वजह से हम लोग अपने हमारे माता पिता का जो आशीर्वाद रहा, संघर्ष रहा, वो कहीं ना कहीं हमें बचपन में प्रेरणा देता रहा कि अगर हमारे माँ बाप इतने संघर्ष कर रहे हैं हमारे लिए, तो मैं भी कुछ ऐसा करूं अपने जीवन में ताकि उनका नाम हो सके। तो मेरा कोशिश यही था कि मैं अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करूं। आज मैं जिस स्तर पे हूँ, कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप का ये आशीर्वाद था कि मैं यहाँ तक, आपके यहाँ स्टूडियो तक पहुँचा हूँ। बिल्कुल, आप जैसा कि बताए कि आप मऊगंज जिले के गौरी हरदिया गांव के हैं, तो कहाँ से आपने पढ़ाई करी और कहाँ से फिर राजनीति में आने का विचार बनाया? मैं पढ़ाई तो 10वीं तक मैंने गौरी हायर सेकेंडरी स्कूल में किया। इसके बाद हमने देखा कि भी अब हमारे पिताजी का जो खेती से इतना पालन पोषण हो नहीं पा रहा है, तो हमने कुछ, हमारे मन में विचार आया कि हम पढ़ते हुए भी कुछ नौकरी कर लें ताकि हमारे पिताजी को कोई इतना ज़्यादा दिक्कत ना हो सके। तो मैं यहाँ से भोपाल गया। भोपाल में मंडीदीप है, वहाँ एक औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ मैं प्राइवेट पढ़ाई भी करता था और नौकरी भी करता था। नौकरी के साथ साथ मैंने वहीं से जनता के लिए, हमारे जो क्षेत्र के बिंद क्षेत्र के लोग थे, तो मैं देखता था कहीं ना कहीं उन्हें लोकलवाद के हिसाब से थोड़ा सा गलत समझते थे कि बाहर के हैं, तो मैं उनके पक्ष में आवाज़ लगा, उनके साथ खड़े होने लगा, उनकी लड़ाई लड़ने लगा। इस चीज़ को देख करके समाज के स्तर पे भी मैं काम करने लगा, सामाजिक स्तर में। तो वहाँ के जो हमारे कांग्रेस पार्टी के थे नेता, उन्होंने मेरे इस कार्य को देख करके हमें एक बार बुलाए, बोले आप अपने समाज के लिए ही नहीं बल्कि आप सबके लिए आवाज़ उठाते हो, आप हमारे कांग्रेस पार्टी में जुड़ जाइए। तो हमने बोला ठीक है, आप लोग जैसा कहेंगे तो मैं कर लूँगा। तो वहाँ से हमें उन्होंने वार्ड मेंबरी का हमें पद दिए। वार्ड मेंबर रहते हुए मैं नौकरी। अच्छा, किस वार्ड से आप चुनाव लड़े थे और कहाँ से? मैं वार्ड नंबर 2 में मंडीदीप रायसेन जिले में रहता था। मेरा पहला मकान वहाँ था, तो मैं वहीं से, मैं लड़ा तो नहीं लेकिन लड़ाया लोगों को। मकान आपका खुद का था या फिर किराए से आप थे वहाँ? वो खुद का था, क्योंकि हमारे मझले वाले जो भैया थे उन्होंने बनवाए थे, तो जब मैं गया तो मैं उन्हीं के पास में रहता था। कितने भाई बहन हैं आप? मैं 3 भाई हूँ और एक बहन है। अच्छा, जिस पढ़ाई आपने नहीं बताया कि कहाँ तक? पढ़ाई हमारी इस समय अभी B.Com हमने कर चुका हूँ, और ऐसा है कि बोला गया है कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती है। बिल्कुल। तो हमने अभी शुरू और एक पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, कौन सी पढ़ाई कर? छात्र में भी हूँ और उसको भी देख। तो आप पढ़ाई के साथ साथ फिर राजनीति में आ गए और राजनीति में आपको टिकट मिला वार्ड मेंबर का। जी जी। क्या था वो पूरा मसला बताएं।
बहुत अच्छा लगा। समाज के लिए मैं काम किया, क्योंकि जनता मुझे इसलिए मानती थी क्योंकि मैं बिना पद के भी जनता की सेवा करने के लिए मैं हरदम तत्पर रहता था। उनकी आवाज़ उठाने के लिए मैं शासन प्रशासन से हरदम लड़ता रहा। तो जनता ने मुझे वहाँ मौका दिया और अच्छा इज्जत मान सम्मान देती गई। पार्टी ने भी हमें वहाँ से प्रमोट करती गई। वार्ड मेंबर से मुझे उसमें लाई, जिला में लाई, जिला महामंत्री बनाया। इसके बाद फिर मैं 4-5 साल जिला महामंत्री के पद पे रहा। इसके बाद फिर मुझे प्रदेश स्तर में भी लाए। तो मैं इस तरह से वहाँ जो हमारे क्षेत्र के भी लोग थे उनके लिए भी लड़ता रहा, और जो हमारे एरिया के लोग भी थे, वार्ड के लोग थे, वार्ड से फिर हमारा आगे का बढ़ते गया। हम जिले के लोगों के लिए लड़ाई लड़ने लगा, फिर प्रदेश के लिए लड़ाई लड़ने लगा। जी, हमारा एक स्वभाव बन गया था कि जनता की सेवा करना है, तो उसकी सेवा में कैसे भी अगर कोई बातें आती थी तो मैं निरंतर आधी रात को भी मैं उनके लिए तत्पर रहता था। बिल्कुल, आपने जैसा बताया कि आप पहले से ही समाज सेवा कर रहे थे, इसी दौरान कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी आए और आपसे बोले कि आइए आप कांग्रेस में शामिल हो जाइए। तो आपको ये नहीं लगा कि आखिरकार जब मैं अच्छा काम ही कर रहा हूँ तो कांग्रेस ही मेरे लिए उपयुक्त क्यों है? बिल्कुल लगा। मैं उसमें क्या होता है कि हम अगर समाज सेवा कर रहे हैं तो मैं किसी पद पे नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ उनकी लड़ाई लड़ सकता हूँ, ये नहीं कि मैं उनके सारे काम करवा सकता हूँ। हमने देखा कि इसमें राजनीति में पद में रह करके अच्छा काम लोगों की मैं मदद कर सकता हूँ, जन सेवा कर सकता हूँ, लोगों की लड़ाई, लोगों की आवाज़ हम उठा सकते हैं और उस कार्य को करवा सकते हैं। तो इसलिए हमने पार्टी ज्वाइन किया। बाकी समाज सेवा। किस सन में आपने कांग्रेस ज्वाइन किया था? मैंने 96 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया था। 1996 में? जी, है ना। 1996 से लेकर आप आज तक कांग्रेस में? जी जी बिल्कुल, है ना। तो किसके माध्यम से आपने कांग्रेस की सदस्यता ली थी? हमारे वहाँ एक उमेश पाल जी थे जो उस समय पार्टी के अच्छे नेता मंडीदीप में कहे जाते थे। बद्री सिंह चौहान जी थे, उनके द्वारा मुझे लाया गया कि आप पार्टी में आइए, आप अच्छा कार्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो आप पार्टी से जुड़िए और आप इनके काम को और मजबूती से करा सकते हैं। तो इसलिए हमने वहीं से पार्टी ज्वाइन की। अच्छा, जब आपको वार्ड मेंबर का टिकट दिया गया, आप वार्ड मेंबर का चुनाव जीते हैं। जी जी। इसके बाद फिर पार्टी ने आपको क्या जवाबदारी दी? मैं जिले में आ गया, जिला महामंत्री मुझे बना दिया गया। रायसेन जिले का महामंत्री बना दिया गया। मैं जिले में काम करने लगा। अच्छा, वहाँ पर भी आपने बिंद की आवाज़ लगातार उठाते रहे हैं, रायसेन से, भोपाल से? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं बिंद प्रदेश के लोगों के लिए मैं वहाँ बहुत संघर्ष किया। जो हमारे उस एरिया में हो जानते हैं, मैं कभी भी और 24 घंटे किसी की भी किसी तरह की समस्या हो, उस समस्या के लिए मैंने कई बार गिरफ्तारियां भी दी। उनकी समस्याओं के लिए हमने लड़ाइयां भी लड़ी, चाहे पुलिस प्रशासन से हो, कलेक्टर एसपी तक से हमने लड़ाई लड़ा, लेकिन लोगों का काम हमने करवाया। हम निराश आज तक कहीं से नहीं हुए। जितनी मैंने जनता की आवाज़ उठाई वो लगभग पूरी करने की पूरी कोशिश हुई और पूरा भी हुआ। अच्छा, जैसे अभी मैंने एक सवाल किया था कि आपने कांग्रेस पार्टी ही क्यों ज्वाइन की? जी, जब आपको कांग्रेस की तरफ से ऑफर दिया गया कि आइए कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करिए, जी जी, बीजेपी के भी बहुत सारे पदाधिकारी रहते हैं, अन्य पार्टियों के भी पदाधिकारी रहते हैं, जी जी बिल्कुल, क्या उनके द्वारा आपको ऑफर नहीं दिया गया था कि आइए बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए? देखिए हमारी शुरुआत थी और हमें कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी का विचार अच्छा लगा। सबको लेकर के चलने का जो है, चाहे कोई भी समाज हो, उसके अंदर किसी समाज के लिए घृणा नहीं थी। इसलिए हमें ऐसा लगा कि हम कांग्रेस पार्टी ही ज्वाइन करें। अच्छा, तो कांग्रेस में आपने ये देखा कि सबके लिए समानता है। बिल्कुल। लेकिन भाजपा वाले तो अक्सर ये आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस में परिवारवाद है, फिर आपको कैसे समानता दी गई? समानता दी गई, परिवारवाद कहाँ है? हमारे प्रधानमंत्री चेंज हुए, सोनिया गांधी बनी क्या प्रधानमंत्री? सोनिया गांधी नहीं बने, लेकिन आप जवाहरलाल नेहरू से लेकर चले आइए राजीव गांधी तक। ठीक है। इसके बाद अगर मनमोहन सिंह को भी बनाया गया तो सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी रही। जी।
और जैसा उन्होंने चाहा वैसा चलाया देश को। इसके बाद अब फिर से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी चल रही है। देखिए, आज अगर हम कुर्बानी दे रहे हैं, मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, अगर मैं कुर्बानी दे रहा हूँ तो हमारे पार्टी का ये देखना है कि भाई कुर्बानियों का जो है वो मिलना चाहिए, अगले वाले को उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। सोनिया गांधी ने जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी तब भी उन्होंने आदरणीय मनमोहन सिंह जी को बनाया था। अगर उनके मन में थोड़ा लालच होता, परिवारवाद होता, तो वो खुद बन जाती, उनको कौन रोक सकता था? आदरणीय सोनिया गांधी जी कोई रोक सकता था? उसके लिए तो कई सारी बातें हैं, अगर उन बातों पे चर्चा होने लगेंगी तो बात बहुत लंबी चली जाएगी। जी जी। लेकिन आपको कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा अच्छी लगी। जी बिल्कुल। और इस कारण से आप कांग्रेस में आ गए। जी, मैं आपको बता दूं, मैं एक बहुत साफ सुथरा राजनीति में हूं, पर बहुत साफ सुथरी बात करता हूं। जो किसी के खिलाफ रहती है, अगर हमारी पार्टी भी गलत कहीं किसी का बयान आता है तो मैं उसकी भी निंदा करता हूं। मैं आपको बता दूं, मैं पार्टी में रहने के बाद भी, क्योंकि अगर मुझे जन सेवा करना है, लोगों की सेवा करना है, तो मैं बिना पार्टी के भी सेवा कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता, लेकिन जो हित में रहता है मैं उसका, दूसरे का भी सम्मान करता हूं। जो जनता के हित में अगर कार्य किया जा रहा है मैं उसका सम्मान करता हूं, चाहे कांग्रेस पार्टी है चाहे भारतीय जनता पार्टी। तो बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के कुछ फैसले ऐसे लगे आपको कि जो सम्मान करने लायक हैं? हमें तो अभी तक कोई नहीं लगा, सभी ढकोसलेबाजी लग रही है, क्योंकि हम कहते हैं कि आपकी सरकार आज 20 साल से है, 18 साल हो गए, 20वां साल चल अब आएगा, तो ये समझ लीजिए चुनाव आने वाला है तो वही। हाँ, 1.5 साल हमारी कांग्रेस रही, 1.5 साल के बाद इन्होंने गिरा दिया, 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। हम कहते हैं देखिए, शहर झाड़ू लगा दे, नगर पालिका झाड़ू लगा दे, मेन 2-4 रोडें बन गई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर सच्चाई देखनी है तो आप ग्रामीण में आइए, पंचायत क्षेत्रों में देखिए। आज कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आदमी को निकलने की जगह नहीं है कि वो मेन रोड पे आ जाए। बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्रों पर आप आ गए हैं, तो अब तो मऊगंज में आप भी राजनीति कर रहे हैं इस समय पर। जी। क्या लगता है मऊगंज की सियासत कैसी है? मैं उसी सियासत के लिए, मेरी ये जन्मभूमि है, कर्मभूमि है। मैंने भोपाल एरिया में काफ़ी राजनीति किया, प्रदेश में था तो भी ये हमारे एरिया में आती थी। मैं यहाँ हर महीने 15 दिन में आता रहता था, तो जो मैं देखता था मुझे उस चीज़ों में बहुत दुख होता था। तो उस दुख को देख करके, लोगों का दुख देख करके हमने ये फैसला लिया, ये निर्णय लिया, लोगों से बात करके लिया। लोगों की एक आवाज़ आ रही थी कि यहाँ पे कोई ऐसा आए जो कि लोगों के बारे में सोच सके, लोगों की ये जो सुविधाएं हैं उनको दिला सके, जो सुविधा नहीं है उसके लिए लड़ सके। तो इसलिए मैंने सोचा कि बाहर अपन ने बहुत किए, और बाहर रह के भी मैंने बिंद क्षेत्र के लिए भी बहुत लड़ाई लड़ा हूँ, बिंद क्षेत्र के लोगों के लिए लड़ा हूँ। और मैं यहाँ पर, मेरा एक ही मकसद है कि मऊगंज जिला बना है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। जिला बनाने के पहले हर चीज़ का विकास, कलेक्टेड बने, पुलिस मुख्यालय बने, तहसीलें और जो भी हैं, लोगों की और रोड, अभी आप जाइए, ठीक है, ये हाईवे तो चलिए मैं उस समस्या पर भी आऊँगा, लेकिन वर्तमान में मऊगंज की सियासत को आप किस नज़र से देखते हैं? मऊगंज की सियासत बढ़िया है, वो तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की चल रही है। अब इसमें अभी तो सियासत बहुत तेज, हर कोई अपना बनाना चाह रहा है, हर कोई पार्टी चाह रही है कि हमारा आदमी बने। भारतीय जनता पार्टी की तो आप देख ही रहे हैं सियासत क्या है, जो केंद्र में थे उनको लाके विधानसभा लड़वा रही है, बड़े बड़े नेताओं को ला रही है। तो सियासत ये है कि अब सियासत गर्म है, अब उसमें आदरणीय हमारे कमलनाथ जी की भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। वो पिछले बार धोखे से इन्होंने सरकार गिरा दी थी, लेकिन इस बार वो धोखा नहीं कर पाएंगे। मऊगंज की राजनीति क्या कहती है, क्या रहेगा इस बार का समीकरण? राजनीति यही है, कांग्रेस की विधायक आएगा मऊगंज विधानसभा में, कांग्रेस पार्टी का ही विधायक बनेगा। आप मऊगंज विधानसभा में आए हैं, लगातार संपर्क कर रहे हैं, आपकी जन्मभूमि भी है जी। क्या आपको मूल समस्याएं दिखी मऊगंज में कि जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं? समस्याएं बहुत है। हमने जैसा कि आपको पहले बताया था कि अगर समस्या देखना है और विकास देखना है तो आप ग्रामीण क्षेत्र में आइए और देखिए। बिल्कुल, बताइए ना। वो हमने आज सड़क नहीं है, गांवों में
हमने देखा कई जगह पगडंडियों से आदमी आते हैं। अच्छा, ऐसा कहाँ कहाँ आपने देखा, एक आध दो उदाहरण? हम आपको गौरी क्षेत्र में ही बता देते हैं। हरदिया गांव है, हरदिया गांव से मेन रोड पे आने के लिए कोई रास्ता नहीं। जो सरकारी जगह है भी पब्लिक ने उसको एकदम इतना सकड़ी कर दिया, कुछ जनता की भी कमी है, लेकिन शासन की ये दायित्व बनता है कि वो उस जगह से मेन रोड तक लाने का काम करे। कई ऐसे दिए गए थे ग्राम को जोड़ने के लिए, प्रधानमंत्री सड़क योजना दी गई थी, तो हर जगह वो योजना नहीं अभी तक पहुंच पाई। सबसे पहले सड़क, इसके बाद बिजली पानी। बिजली हर 2 घंटे में कट जाती है। ट्रांसफार्मर अगर एक जल जाए तो 15 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं आ पाता। पानी की समस्या, जब बिजली नहीं रहेगी तो पानी कहाँ से मिलेगा? किसानों को खेती के लिए पानी नहीं मिल रहा है, किसानों के लिए खाद बीज का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है। भारतीय जनता के सरकार में हमने जो देखा, पहले का क्या रेट था आप भी देखे थे, अभी क्या है? अभी रेट बढ़ने के बाद में भी लोगों को खाद बीज नहीं मिल पाता। बिल्कुल, आपने जैसा बताया, पानी की समस्या, सड़क की समस्या, बिजली की समस्या, शिक्षा की भी समस्या भी, और शिक्षा की भी समस्या। शिक्षा में क्या है यहाँ पे? शिक्षा में आप देखिए, स्कूल बनी है, स्कूलों में टीचर नहीं है। भाई बच्चों का भविष्य अगर बनाना है तो शिक्षक, तो आप बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की जरूरत तो है। तो आप जब तक शिक्षक नहीं वहाँ भर्ती नहीं करेंगे, शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करेंगे, तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? ये टीचर रख दियो, कितने विषय पढ़ाएगा आज? बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि बहुत सी समस्याएं मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में बनी हुई हैं। आप विपक्ष में हैं। जी जी। विपक्ष का पहला कर्तव्य बनता है कि जनता की समस्या को पहले ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक रखे। अगर उसमें भी ना सुना जाए जी जी, तो विपक्ष सड़क पर आ सकता है। बिल्कुल, विपक्ष को जनता का समर्थन रहता है। बिल्कुल। कितनी बार विपक्ष सड़क पर आया? विपक्ष सड़क पर हर बार आता है, हर बार विरोध करता है, लेकिन यह भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है। उदाहरण बताइए ना कि कितनी बार आया मऊगंज में। मऊगंज में भी अभी जिला बनाने के भी कई आंदोलन हुए, बाण सागर के लिए भी कई आंदोलन हुए। ये चौरा का घाट 2 साल से बंद पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दोनों तरफ क्यों बंद पड़ा है? अगर इनकी मंशा अच्छी होती, काम कराने का होता, तो शिवराज जी बोलते हमारे पास पैसा बहुत है, तो वो किस कारण से रुका हुआ है, मैं पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये जवाब तो सरकार के लोग ही देंगे। मैं सरकार से ही पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, बिल्कुल, कि किस कारण पड़ा हुआ है। लेकिन क्या है, अगर जो आप मूलभूत समस्याएं बता रहे हैं जी, अब तो चुनाव आ गया है। जी जी, 2-4 दिनों में आचार संहिता लगने वाली है। जी जी, आचार संहिता लगते ही सरकार के पास भी बहाना हो जाएगा। जैसे अभी तक भाजपा के पास बहाना था कोरोना का। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, कि हम कोरोना के कारण विकास नहीं कर पाए प्रदेश में जिस गति से विकास करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या अब विपक्ष उस तरह से लड़ाई लड़ेगी जो कुछ दिन बचे हुए हैं कि जनता को वो मूलभूत सुविधाएं मिल सके? बिल्कुल लड़ रही है, और लड़ेगी भी, और लड़ भी रही है, लेकिन अभी उनको जनता के बारे में विपक्ष की कुछ भी नहीं सुनना है। भारतीय जनता पार्टी को अभी उन्होंने एक वो अपना लिए हैं, जिस तरह से कि ये अभी लाडली बहनाओं को दे देना, पहले प्रधानमंत्री योजना थी, आवास योजना था, अब मुख्यमंत्री आवास योजना कर दिए। ये सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं। भाई आपको अगर ये सारी सुविधाएं देनी थी, बहनों को देना था, तो आपने 4 साल तक क्या किए, 3 साल तक क्या किए? आज आपको जब चुनाव की डेट तय हो गई तब सारी घोषणाएं आप करते जा रहे हैं। बिल्कुल, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? लाडली बहना योजना, लाडली आवास योजना, ये सब वो वोट खरीदने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये बहनाओं को सिर्फ ये जब तक चुनाव है तभी तक देंगे। आप देखिएगा, पहले भी देखे थे, सिलेंडर का दाम इन्होंने पहले बहुत कम था, इन्होंने बोले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं,
वो अब प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे शुरू हुआ वैसे इन्होंने सिलेंडर का दाम 800, 900, 1100, 1150 तक कर दिए। ये हमको इधर देते हैं, उधर से उसका 3 गुना हमसे वसूल लेते, जनता से 3 गुना वसूल लेते। बिल्कुल, आपने जैसा अभी कहा कि लाडली बहना योजना वोट खरीदने की एक प्रक्रिया है, सरकार की सोची समझी चाल है। बिल्कुल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ये भी तो घोषणा किए हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो हम भी महिलाओं को 1500 रुपए देंगे। हाँ, तो बिल्कुल देंगे। ये तो चुनाव के समय कर रहे हैं, हम तो कह रहे सरकार बनी तो हम पूरे साल देंगे। तो ये भी तो कहा जा सकता है कि पहले से लालच दिया जा रहा है। तो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जो शुरुआत की है तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम ये कांग्रेस को लग रहा है कहीं ना कहीं वोट खरीदी जा रही है। बिल्कुल वोट खरीद रहे हैं, तो हम भी खरीदने का काम, हम खरीदने का काम नहीं, हम उनके सच्चाई के साथ में जाने का कि ये जो आपके साथ धोखा देने का कार्य, हम आएंगे तो हम 100% इस पे कार्य करेंगे। ऐसा जी। तो कांग्रेस के द्वारा भी लगातार अब चुनावी घोषणाएं की जा रही हैं, वादे किए जा रहे हैं, लेकिन भाजपा के पास ये कहने को रहता है कि भैया अगर आपको देना ही होता तो 1.5 साल आपकी सरकार थी, उसमें क्यों नहीं दिए आप? भैया आप हमें बताइए, 1.5 साल की सरकार जब बनी तो उसका आप 5 साल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बोले थे 15 लाख रुपए दे देंगे, दे दिए थे किसी खाते में, किसी के खाते में आया था 15 लाख रुपए। जब आप 5 साल में नहीं दे पाए तो जब कांग्रेस की सरकार सिर्फ 1.5 साल में भी आप लोगों के चक्कर में कोरोना के चक्कर में आया, आपने उसी समय खरीद फरोख्त किए। उन्होंने किसानों का कर्ज माफी का बोला था, किसान कर्ज माफी का काम उन्होंने चालू कर दिया था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जा रहे थे भाई, पहले कम फिर उससे ज़्यादा फिर मिडिल, ऐसा कर रहे थे। जब वो आधे लोगों को दे चुके, आधे में आपने सरकार गिरा दिए। जिस दिन सरकार बनी उसी दिन आदरणीय राहुल गांधी जी ने उसकी घोषणा कर दिए थे और उस फाइल पे साइन करवाए थे। भाजपा वाले तो बोलते हैं कि 1.5 साल कांग्रेस सिर्फ लूटने खसूटने का काम की है और कुछ नहीं। भाजपा वाले तो कुछ भी बोलेंगे, अभी वो क्या कर रहे हैं, वो तो 18 साल से यही कर रहे हैं। भाई कौन सा ऐसा काम किए, भाई रोड पे आपने डामर चिपका दिए, उससे विकास थोड़ी ना होता है। आप क्या बेरोजगारी आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में क्या आपने 1.5 करोड़ बोले थे हम रोजगार देंगे, एक भी रोजगार किसी को मिला हो तो बोले। आप लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे, बेरोजगार कर रहे हैं। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, आपने 4 साल का अभी एक स्कीम लाया जो फौज में भर्ती होने के लिए अग्निवीर लेके आए। अग्निवीर क्या है, आप अपने लाइफ में सिर्फ 4 साल रह करके क्या अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं? कोई नहीं। आपको क्या जरूरत पड़ी थी कि आप सिर्फ 4 साल के लिए नौकरी दो? नाम करने के लिए दे रहे हो ना। आप जब वो कंटिन्यू लोगों की जो पहले से चली आ रही थी उनको सुविधाएं देते, उनकी पेंशन आपने बंद कर दी, उनको सुविधा नहीं दे रहे हैं। तो भाजपा वालों के द्वारा तो यह भी बोल दिया जाता है कि अगर ये सब गलत था तो आप सड़कों पर क्यों नहीं आए, आप विरोध क्यों नहीं किए? कितने विरोध किए, जब पूरी मीडिया को आपने लेके रख लिए। आज हम कोई वो करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, आपकी सरकार है, तुरंत हमें उठा के लठ मार के, ये मार के, पानी उकर के, गैस के गोले छोड़ करके रोड पे रहे। तब तो वो तो कांग्रेस की सरकार थी तो वो भी यही करती थी। इतना नहीं करती थी, जो जायज था उसमें कांग्रेस ने कभी ऐसा काम नहीं किया, जहां तक मेरा सवाल जानने का सवाल। 1.5 साल मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जब भाजपा के विधायक विरोध ना करते हों, भाजपा के पदाधिकारी कहीं ना कहीं धरने पर ना बैठे हों। लेकिन जिस दिन से बीजेपी की सरकार आई, कांग्रेस तो बिल्कुल साइलेंट मोड में दिखाई देने लगी। नहीं, हर जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैंने भी कई आंदोलन भोपाल में रह के किए हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं प्रूफ सहित फोटो दिखा दूंगा। हम लोग हरदम करते हैं, लेकिन क्या है, इनका झूठ बोलने का काम है। जब कांग्रेस की सरकार थी वो न गरीब देखा न अमीर देखा। इंदिरा योजना के उसमें बिजली का बिल सभी का एक समान कर दी थी, आप भी थे, आपको भी पता होगा, उससे सारे लोगों का फायदा पहुंचा। जब 150 रुपये बिजली का बिल आ रहा था, 300-500 आ रहे थे, तो शिवराज सिंह सड़क पे 300 को लेकर के कूद रहे थे। आज आपके उसमें शासन में
22,000 25,000 जिसके 400-500 आते थे वो बिजली के बिल आ रहे। अब वही तो देखिए, बिजली को लेकर आपने बात छेड़ी है। जी मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, जी बिजली आती ही नहीं थी। जी शिवराज सिंह और भाजपा वालों को दिग्विजय सिंह का कार्यकाल बार बार याद आता है जी जी और यही कार्यकाल बताते हैं। जी। आपने जैसा बोला कि 300 रुपए बिजली के बिल आया तो सड़क पर आ गए शिवराज सिंह, तो फिर अब कमलनाथ को भी तो आ जाना चाहिए, 500 आ गए। हम झूठी लड़ाई की ना, हम लड़ रहे हैं, हम जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन झूठा आपके उस समय में 25,000 आ रहा है तो आपको जनता का दुख नहीं दिख रहा है। आपको उस समय तो ये सोचना, जब 300 आपको दिख गया आदरणीय कमलनाथ जी के सरकार के समय में कि बहुत ज़्यादा है, और आपके समय में 20,000 आ रहा है, 8,000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, तो आप नहीं देख रहे हो क्या? इसका मतलब अंधा कानून वाला कहानी आपके साथ होगी भारतीय जनता पार्टी को। मैं करूं तो 100% सही है, आप ज़्यादा करो तो सही है, और वो कम दे रहे हैं तो गलत है। धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, जहां जहां आदरणीय कमलनाथ जी का आदेश हुआ, हर पार्टी हर क्षेत्र में अपना अपना उन्होंने संघर्ष किए और योगदान दे रहे हैं। लेकिन ये है कि उनके शासन प्रशासन सब उन्हीं का है, तो वो अगर आंदोलन करने पहुंचे तो लठ चलाने लगती है। वो तो सरकार आपकी भी सरकार रहती है तो लठ बहुत लेकिन हैं। बजट तो देखिए बीजेपी वालों वो नहीं, इतना नहीं। हमने हमारे 15 महीने वाले में बताइए किसको मार पड़ी। कई बार आप एमपी नगर में देखिए, वल्लभ भवन के पास देखिए, कई बार जब बीजेपी वाले विरोध किए तो कई बार आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी के फुब्बारे मारे गए। तो ये तो सरकार में चलता रहता है। लेकिन इन दिनों आप मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में एक्टिव हैं जी। अब मऊगंज की समस्याओं को लेकर आप कब सरकार को घेरेंगे? मैं 1-2 दिन में मैं कलेक्ट्रेट को अभी रोड के मामले में मैं ज्ञापन देने जाऊंगा, और अगर वो नहीं हुआ तो आचार संहिता लगने के पहले मैं उग्र आंदोलन करूंगा। मैं करूंगा जनता के साथ। जनता की जो अभी हमारे पास समस्याएं हमने देखा, खुद गांव में जा जाके जो मैं देखा, उससे मैं बहुत दुखित हूँ कि आज कोई गांव का आदमी बीमार पड़ जाए तो उसको ले जाने के लिए वाहन नहीं है। आपने 108 चला, 108 कहाँ जाएगी? रोड में जाएगी क्या? लोगों को पास तक पहुंच पा रही है क्या? ये तो आप शहर के लिए किए, आप ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या कर रहे हैं? हम तो वो पूछना चाहते हैं कि आपने ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या किए। अगर आपने 108 एम्बुलेंस चलाई तो आपने रोड देखे गाँवों का कि जाएगी कहाँ? कंधे पे लाद के लाए मरीज को, तब एम्बुलेंस में पहुंचाने। यहाँ खटखरी मेन रोड में हाईवे में आए आदमी, बाईपास जाए, तो उस चीज को भी देखना चाहिए। बिल्कुल भाई नेशनल। अब आप इन समस्याओं को लेकर घेराव करेंगे कलेक्ट्रेट? जी बिल्कुल करूंगा। पहले ज्ञापन के माध्यम से देंगे, अगर बात नहीं मानी जाती तो? जी बिल्कुल बिल्कुल। कई जगह ऐसा है कि कई बार तहसीलदार, कलेक्टर साहब, यहाँ के हर लोगों को दिया गया है कि इस रास्ते का जो है निराकरण किया जाए, जो शासकीय है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर की बात है तो हम आपस में बात कर सकते हैं, उसमें शासन की कोई ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन जो शासकीय भूमि पड़ी हुई है वहाँ तक तो आप रोड बनवा सकते हैं। अभी मैंने सरपंच से बात किया, रोड हरदिया रास्ते में जाने के लिए रोड नहीं थी, तो हमने जब सरपंच से बात किया, हम कहें भैया जो बने हैं उनमें ही मुरम्मीकरण कर दो, तो कम से कम लोगों को आने जाने का जगह तो हो जाए, पैदल तो चल सके आदमी, 2 व्हीलर गाड़ी तो लेके जा सके। तो सरपंच ने बोले कि पोर्टल बंद है, ये इसका मोरम का पोर्टल ही बंद है भाई साहब, मैं क्या करूं? तो हमने बोला चलो पोर्टल बंद है, सीमेंटेड करवा दो। तो उन्होंने बोले हाँ करवा दूंगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ऐसी कई जगहों से समस्याएं हैं, ऐसी लोगों को निकलना मुश्किल पड़ रहा है, लोग निकल नहीं पा रहे हैं। तो इस तरफ भी जो जनप्रतिनिधि बन रहे हैं, हम तो कहते हैं सरकार के, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आप रिपोर्ट कार्ड लीजिए ना उनसे, गांव का आप एक गांव का वो नॉलेज लीजिए उनसे, किस गांव में क्या समस्याएं हैं। हमारी कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम आपको बताएंगे कि हर गांव में अगर लेटर बॉक्स, शिकायत पत्र तक रखवाएंगे कि भाई जिस गांव में कोई समस्या वो इसमें डाले, उसको लेकर के हम प्रशासन से, अगर जिस चाहे कलेक्टर साहब हो चाहे एसपी साहब हो, अगर वो जनता के प्रति सही उनकी कार्य करने की वो नहीं रही, बात करने की शैली सही नहीं रही, तो मैं उनके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन करूंगा।
अब तो मध्य प्रदेश में आम आदमी की भी एंट्री हो गई और केजरीवाल तो यह भी बोल देते हैं कि सरकार आ गई कांग्रेस की, पता नहीं कब कौन किधर पलट जाए। ऐसा नहीं है, एक बार धोखा कोई खाता है, बार बार नहीं खाता है। ठीक है, आदरणीय कमलनाथ जी भी नहीं सोचे थे कि इतना बड़ा गद्दारी हो सकती है, कोई इतनी बड़ी पार्टी इस तरह की गद्दारी कर सकती है। एक दो सीट का तो एक दो विधायकों की तो मैं सुना था, लेकिन 30-30, 32-32 विधायकों को खरीद लेना ये हमने पहली बार अपने जीवन में देखा और सुना। बिल्कुल, इस बार भी पब्लिक के मन में भी ये लग रहा है कि हमने तो वोट दे दिया कांग्रेस को, विधायक बना दिए कांग्रेस को, बाद में जाके बीजेपी की सदस्यता ले लेंगे, फिर तो पब्लिक का मत बेकार चला गया। बिल्कुल, तो ये पब्लिक की दायित्व तो बनता है, पब्लिक को ये सोचना पड़ेगा कि हमने जब सोचा था, पब्लिक ने 2018 में सोचा था। बिल्कुल, मैं आपको बोल रहा हूँ, बिल्कुल पब्लिक सोच के दी थी, पब्लिक के साथ धोखा हुआ। तो जब उपचुनाव हुए तो पब्लिक को उनको सबको हराना था। भारतीय जनता पार्टी में जो भी विधायक गए थे उनको सबको हराना चाहिए। अब कहीं ना कहीं तो जनता के मन में ये आ ही जाएगा कि हम जब एक बार सत्ता में बैठा दिए, खुद सत्ता नहीं संभाल पाए, अब दोबारा फिर से बैठा देंगे, फिर से विधायक चल देंगे तो क्या करेगी पब्लिक? नहीं, ये गलत बात है। संभाल नहीं पाएंगे नहीं, हमने खरीदा नहीं। हम भी चाहते तो उन्होंने अगर 35 करोड़ दिए थे तो 40 करोड़ दे देता, लेकिन हम एक ईमानदारी से सरकार, हमें हमारे आदरणीय कमलनाथ जी को चलाना था। वो ऐसी गद्दारी जनता के साथ नहीं कर सकते थे, इसलिए किसी का खरीद फरोख्त नहीं किए। नहीं तो जब भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर सकती थी तो अगर हमारा स्वभाव उन्हीं के जैसा होता तो हम भी कर देते, लेकिन हमारा वो स्वभाव नहीं है। हमें देश जनता ने दी, कांग्रेस पार्टी ने उनको सभी जनता का धन्यवाद दिया, लेकिन गद्दारी कर गए। अब इस बार अपन उसमें भी वो रहेंगे कि भाई ऐसा न होने पाए। बिल्कुल, कांग्रेस की सरकार सुशासन लाना चाहती है। बिल्कुल, है ना जी बिल्कुल। आप लगातार अभी मऊगंज जिला बना है, नवगठित जिला है, और इसके पहले और अभी भी विंध्य प्रदेश की मांग लगातार चल रही है। विंध्य की लड़ाई आप भी लड़े हैं? जी बिल्कुल लड़ा। क्या पूरा मसला बताइए। भी हमारे यहाँ सबसे बड़ा खनन, सबसे बड़ा मुद्रा, सबसे बड़े जो वो है हमारे यहाँ की, सबसे ज़्यादा हमारे विंध्य प्रदेश में है। चाहे सीमेंट का देख लीजिए, चाहे हीरे पन्ने का देख लीजिए, यहाँ का 42% जो पैसे हैं वो हम राजस्व का है, वो हमारी भोपाल में जाता है। और हमारे आज आप भी देखे होंगे विंध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनी थी, पर बताइए कितने मंत्री बनाए उन्होंने? भारतीय जनता पार्टी ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी हमारे विंध्य को अनदेखा किया। सतना से दे दिए राम खिलावन को, रीवा से स्पीकर बना दिए गिरीश गौतम को, अब तो राजन शुक्ला को भी मंत्री बना दिए। यार भैया 2 दिन के लिए किसी को बना दो, तो इससे आपको नाम लेना है तो 2 दिन के लिए किसी को बिठा दो। इससे पहले तो राजन शुक्ला जी इतने बड़े नेता थे, उनको तो शुरू से लेना था। केदारनाथ शुक्ला इतने पुराने, इतने सालों से जीतते आ रहे थे, उनको भी नहीं आपने बनाए मंत्री। किसको बनाए? अनदेखा कर रहे हो। हर बजट में भी देख लीजिए ना, सबसे कम बजट हमारे इस क्षेत्र का, रीवा जिले का रहा है। अब मुख्यमंत्री तो आए थे, डायरेक्ट मऊगंज वासियों को बोल कर गए हैं कि भैया आपने जिले की मांग की थी, हम जिला दे दिए। वो तो कितने सालों से बोल के रखे थे कि हम बना देंगे। ये तो आखिरी में जब जनता लड़ने लगी तब मजबूरी उनकी हुई, नहीं तो ये बिल्कुल साफ हो जाते। उनको ये दिखा कि थोड़ा पॉइंट हम भी ले ले, इसलिए उन्होंने जिला बना दिए, चुनाव के समय बना दिए। आपको बनाना था तो आज 18 साल की सरकार थी ना, मांग तो कब से चल रही थी। जिले के लिए आपने भी लड़ाई लड़ी? बिल्कुल लड़े। कहाँ लड़े? हमने भोपाल में भी लड़ा, यहाँ की आवाज़ हमने भोपाल तक ले गया। हमने खुद आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को ज्ञापन दिया था कि मऊगंज के साथ आप बार बार जाते हैं और घोषणा करके आते हैं, साहब उसका अभी तक जिला नहीं बना। मैं भी चाहता हूं कि उसका हमारे मऊगंज जिला बने, और उसके 1 महीना 15 दिन बाद जिला बना। बिल्कुल, मऊगंज जिला बन गया, सभी ने लड़ाई लड़ी। बिल्कुल।
है ना, सबकी लड़ाई से जिला बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ कांग्रेस अपना श्रेय ले रही है, दूसरी तरफ भाजपा अपना श्रेय ले रही है, क्योंकि भाजपा तो बोल रही है भैया हमने बनाया है। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने नहीं बनाया। अभी मांग बची हुई है विंध्य प्रदेश की। जी बिल्कुल। तो क्या लगता है विंध्य के लिए आगे लड़ाई जारी रहेगी या फिर नाम मात्र के लिए विंध्य रह जाएगा? देखिए, उसमें तो सभी को लड़ना चाहिए। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं जब तक जीवित रहूँगा मैं अपनी विंध्य प्रदेश बनाने की लड़ाई लड़ूंगा, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए लड़ूंगा। ये हम चाहे जब तक रहेंगे तो मैं लड़ाई लड़ूंगा, और लोगों को नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि सत्ता के लालच में आके आज इतने विंध्य प्रदेश के नेता थे, पूरी भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, एक भी विधायक ने आवाज़ नहीं उठाई, सिर्फ नारायण त्रिपाठी के अलावा। अब तो नारायण त्रिपाठी को भी मैहर से टिकट काट दिया गया है। अब वो भारतीय जनता पार्टी का है, किसको देती है किसको नहीं, उनका मामला है। लेकिन लड़ाई की जो बात विंध्य प्रदेश की थी उसमें नारायण त्रिपाठी ने आवाज़ उठाई। इसके पहले श्रीनिवास तिवारी ने भी विंध्य प्रदेश बनाने की बात किए थे। उन्होंने विधानसभा के द्वारा दिल्ली तक, वहाँ जो केंद्र तक उन्होंने ये आवाज़ लेके गए। जैसा कुछ लोग बताते हैं कि एक आध दो दिन के लिए प्रदेश बना भी दिए थे सर, ऐसा कुछ सुनने में आया है, मैं क्लियर नहीं हूँ इस पर। अभी मेरे को तो ऐसा नहीं आया था मेरे उसमें कि प्रदेश अभी बना है। हाँ, इन्होंने लड़ाई हम लोगों ने जो लड़ रहे हैं, लड़ाई लड़ जारी है हम लोगों की। इसमें हमारे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी जी ने इसकी पहल शुरू में किए थे। फिर इसके बाद हमारे उनके पुत्र जो सांसद रहे आदरणीय सुंदरलाल तिवारी जी, उन्होंने भी इसकी आवाज़ विधानसभा में कई बार उठाई। इसके बाद नारायण त्रिपाठी जी भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, मैं भी उन्हीं के उस टीम में था। मैं कांग्रेस का होते हुए भी मैं उनके साथ था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपना प्रदेश बनाना था, अपने क्षेत्र की जनता के लिए रोजगार देना था। आज हमारे मऊगंज विधानसभा जिला बन गया, रीवा जिला बन गया। आप बताइए, उसके इधर इतनी इंडस्ट्री, कोई इंडस्ट्री आई? अगर आपको बेरोजगारी दूर करना है, बुधनी में तो कई, आपने शिवराज सिंह ने अपने क्षेत्र में तो कई उद्योग क्षेत्र लगा दिए, लेकिन रीवा में कितने उद्योग लगाए उन्होंने? जो पहले की चल रही थी वही हैं, कोई ऐसा नया उन्होंने काम हमारे क्षेत्र, हमारे विधानसभा के लिए कुछ भी नहीं किए। तो ये हमारा दायित्व रहेगा कि मैं ये लड़ाई अपने क्षेत्र की, अपने जन्मभूमि के लोगों के लिए, अपने विंध्य प्रदेश के लिए मैं लड़ाई लड़ता रहूँगा। जिस तरह जिस उसमें हूँ, पद पे हूँ, वो स्तर पे मैं लड़ाई लड़ता रहूँ। मतलब मऊगंज में जब से आप आए हैं लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं जी, तो अब यह भी चर्चाएं निकल कर आने लगी है कि आप कांग्रेस से टिकट की मांग कर रहे हैं, क्या है पूरा मसला? जी बिल्कुल मांग कर रहा हूँ मैं। भाई मैं भी आज 30 साल के समथिंग कांग्रेस पार्टी में रहते हो गया है, तो मैंने भी सोचा कि मैं और कहीं से क्यों मांगूं, जहाँ मेरी जन्मभूमि है, जहाँ मेरी मातृभूमि है। हम बाहर के लिए, इधर के लिए, उधर के लिए बहुत काम किए, मैं कुछ ऐसा अच्छा कर जाऊं अपनी जन्मभूमि के लिए, अपने क्षेत्रवासियों के लिए, जिससे कि लोग याद करें कि हाँ कोई आया था, ऐसा कार्य करके गया। और कहीं मुझे मौका मिला तो मैं आज आपके स्टूडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर कहीं टिकट मिला और मैं विधायक बना, इस बार नहीं अगले बार, जब भी मेरा जो भी विधायक का पेंशन या तनख्वाह रहेगी, मैं हर गांव, हमारी जो भी सैलरी रहेगी, मैं हर एक गांव में वो सैलरी, जो विकास कार्य है वो हम तो कराते रहेंगे, लेकिन पर्सनल जो हमें मिलेगा उसमें भी मेरा ये रहेगा कि मैं हर गांव में, एक महीने का एक गांव, हर गांव को चिन्हित करके जिसको जहां जैसी ज़रूरत पड़ेगी वो भी मैं दान के रूप में दूंगा। बिल्कुल, सरकार से कोई लाभ नहीं चाहिए। सरकार से हमें इसमें सरकार से लाभ चाहिए जनता के लिए। कांग्रेस से मऊगंज कांग्रेस में जी सुखेंद्र सिंह बन्ना की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है जी, लगातार क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं जी बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए उन्हें टिकट मिलता है जी, तो क्या आप खड़े रहेंगे साथ में या फिर आप भी
नहीं नहीं, मैं कोई दल बदलू नहीं, मैं तो कांग्रेस पार्टी जैसा मुझे आदेश करेगी कि आपको क्या करना है, किस क्षेत्र में करना है, कैसे क्या करना है। मैं टिकट सुखेंद्र सिंह बन्ना जी को इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने क्षेत्र के लिए नहीं किए, क्षेत्र की लड़ाई में उन्होंने लड़े हैं, जो काम किए हैं उसकी मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन टिकट मांगना उनका भी अधिकार था। उन्होंने एक बार, बिल्कुल टिकट मांगना हर एक कार्यकर्ता का अधिकार है, मेरा भी अधिकार था। उन्होंने एक बार रह चुके विधायक, एक बार हार गए, तो मेरा ये मानना था कि अगर मुझे भी एक मौका दिया जाए तो मैं भी कुछ जनता के लिए कर सकूं। मतलब ये कहा जाए कि पार्टी निर्णय ही सर्वमान्य रहेगा। बिल्कुल, जो पार्टी निर्णय करेगी वो हमें मान्य होगा, है ना जी। तो अब आगे आप मऊगंज विधानसभा की लड़ाई लड़ते रहेंगे? बिल्कुल लड़ता रहूंगा, टिकट मिले या ना मिले, जनता के लिए लड़ता रहूंगा, चाहे मेरी सरकार हो चाहे दूसरे की सरकार हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी हमारे साथ मऊगंज विधानसभा के और मध्य प्रदेश के, आप कांग्रेस के प्रदेश सचिव भी हैं और लगातार आप मऊगंज तथा भोपाल और रायसेन में जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, रीवावासी और विंध्यवासियों की खास तौर पर। लगातार समाज के कई कार्य किए जा रहे हैं और समाज को लेकर लगातार जागरूकता लाई जा रही है और लोगों के हितों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। अभी हमारे साथ राममणि द्विवेदी थे और राममणि द्विवेदी से हमने बात की। राममणि द्विवेदी ने बहुत ही बारीकी से सवालों का जवाब दिया और साफ तौर पर कहा है कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार और लोगों को लुभाने के अलावा और कुछ भी नहीं की है। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।